लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर सान फाइनली वापस आ गया था, बट उसकी कंडीशन और सिचुएशन को देखकर ईवो कम्प्लीटली शॉक था क्योंकि सान को काफ़ी हाई फीवर था। अब उसके आगे ईवो ने तुरंत सान को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया, सान के हाथों को वो सहलाने लगा ताकि सान को जो सर्दी लग रही है वो थोड़ी कम हो सके। ईवो ने और भी ज़्यादा ब्लैंकेट वहीं कबर्ड से निकाल कर सान के ऊपर डालना शुरू किया और इतने में ही गेट धीमे से खुलता है। ईवो ने मुड़कर देखा तो सामने ईजा खड़ा हुआ था और ईजा ने सान को देखा तो वो बस भाग कर सान के पास दौड़ कर गया। उसने कहा डैड। वही सान अभी भी हल्के हल्के होश में था। उसने ईजा की आवाज़ को सुना था पर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो सिर्फ शिवर कर रहा था। तभी ईवो ने कहा ईजा बेबी तुम्हें तो सोना चाहिए ना। ईजा ने कहा डैड को क्या हुआ? हाँ अंकल डैड को फिर से फीवर है। ईवो ने कहा फिर से? ईजा ने कहा डैड डैड ठीक है तो हुए। वो सान को उठाने लगा पर सान वो अभी भी इस स्टेट में नहीं था वो किसी को भी जवाब दे सके। डैड डैड ईजा आपके पास है, प्लीज़ आके खोलिए ना डैड। डैड देखिए ईजा बुला रहा है आपको डैड ठीक है तो हुए। ईजा ने अपने छोटे छोटे हाथों से सान के उन बड़े बड़े हाथों को पकड़ लिया था। वो ईजा की कंडीशन को देखकर थोड़ा शॉक था। उसने ईजा को कंधे से पकड़ते हुए कहा बेबी डैड को सिर्फ फीवर है, डोंट वरी। ईजा ने अपने आंसू भरी आंखों से ईवो की तरफ देखा और फिर कहा ये फीवर नहीं है, ये सिर्फ फीवर नहीं है। मैंने कहा ईजा ठीक है तो उसने ईजा को हक कर लिया था क्योंकि ईजा सच में सुबक रहा था। वहीं ईवो ने सान की तरफ देखा, उसकी भी हालत खराब थी, वो दोनों को संभाल रहा था। तभी गेट पर डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। ईवो ने कहा ईजा ने कहा सुसन आंटी आई होंगी। ठीक है तो वो ईवो को छोड़कर वहीं गेट की तरफ भागने लगा। ईवो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कंप्लीटली डम्फाउंडेड था। सिचुएशन इतनी ज़्यादा रक्त से भरी हुई थी कि वो बस काओस में वहाँ बैठा ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ ईजा ने तुरंत जाकर नीचे सुजन के लिए गेट खोला और वहीं सुजन तुरंत भागते हुए ऊपर आती है। उसने ईजा की तरफ देखते हुए कहा बेबी तुम्हें सोया होना चाहिए था ना। पर ईजा ने तुरंत सुजन का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे खींचते हुए कहा डैड 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 को फिर से फीवर आया सुजन आंटी। डैड मेरे को जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि ईजा उनके पास है। प्लीज़ सुजन आंटी कुछ कीजिए डैड को डर लगेगा। सुजन आंटी डैड को बहुत डर लगेगा, प्लीज़ उन्हें ठीक कर दीजिए। सुजन ने कहा बेबी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है तो उसने ईजा को गोद में उठा लिया था। वो खुद भी थोड़ा कांप रही थी क्योंकि जैसे ही मार्था ने उसे कॉल किया था वो समझ गई थी कि सान की कंडीशन इस वक्त कैसी होगी और वैसा ही हुआ। उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और ईवो वहीं खड़ा होकर सिर्फ सुजन को देख रहा था। सुजन ने तुरंत ईवो को साइड किया, ईजा को वहीं बेड पर रखा और वो सान को चेक करने लगी, उसके फॉरहेड को, उसकी कलाई को। उसने ईवो की तरफ देखते हुए कहा जाओ बड़े बोल में पानी लेकर आओ। ईवो ने कहा पर सुजन ने कहा जल्दी जाओ वरना वो भी मैं करती हूँ। ईवो ने कहा हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। सुजन ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है तो वो ईवो को वहीं छोड़कर बस किसी में भागते हुए गई और एक बड़े से बोल में पानी लेकर आई। उसने फिर वहीं से कॉटन एक टॉवल बाहर निकाला और उसको बस सोख कर सान को वो वेट टॉवल्स रखने लगी। वहीं दूसरी तरफ ईवो बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस स्टंट था, कंप्लीट स्टंट। क्या सान पर उसका इतना भी हक नहीं रहा? ये सब कुछ तो उससे करना चाहिए था ना। एक पल के लिए वो 2-3 कदम पीछे हो जाता है, उसकी मुट्ठियाँ बिछ जाती हैं और बस आंसू भरी आंखों से सामने के दृश्य को देख रहा था। वो कितना दूर हो गया है सान से, सान उससे कितना दूर है। वो कितने भी कदम बढ़ाने की कोशिश कर ले पर वो सान तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों 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 इतना ज़्यादा लाचार है वो, उसे नहीं समझ आ रहा। उसका दर्द खत्म क्यों नहीं होता? हाँ कोई उसके दर्द के बारे में बात क्यों नहीं करता? कोई उससे क्यों नहीं पूछता कि उसे कैसा लग रहा है? कोई उसकी तरफ क्यों नहीं देखता? हर बार सब उसे छोड़ क्यों देते हैं? क्यों? ईवो के दिमाग में बहुत सारे क्यों चल रहे थे पर उसका दिमाग और उसका दिल दोनों अलग अलग बातें कर रहे थे। ईवो के दिल ने कहा उसे सान के पास जाना चाहिए, सान को उसकी ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ उसका मन कह रहा था नहीं अभी सबको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, शायद सान का उसकी ज़रूरत नहीं है। पर दिल और दिमाग की इस लड़ाई में शायद इस वक्त कोई जीत सकता था तो वो था उन आंखों का वो दर्द जो बहकर बस निकल ही गया था ईवो के उन गालों पर। तभी उन्हें उन आंसू को पोंछते हुए ईजा की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया, ईजा के बालों को हल्के से रफल किया। ईजा ने अपनी आंसू भरी निगाहों से ईवो की तरफ देखा और फिर ईवो को बस हक कर लिया। ईवो ने भी ईजा को हक करते हुए कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ डोंट वरी, डैड बिल्कुल ओके हैं, मैं हूँ ना, मैं डैड को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है तो बस ईजा को बस संभालने लगा। तभी उसने सुजन की तरफ देखते हुए कहा कि मैं करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे दीजिए, जानवर को अच्छे से क्लीन करता हूँ और मैं डॉक्टर को भी कॉल कर रहा हूँ। सुजन ने कहा नहीं किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ईवो ने कहा पर डॉक्टर को तो इंपॉर्टेंट है ना, सान की कंडीशन। सुजन ने कहा ट्रस्ट मी किसी की ज़रूरत नहीं है, सान को सिर्फ इस वक्त वार्मथ की ज़रूरत है और बस सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि सब कुछ ठीक है उसे। ठीक है तो हुए सुजन ईवो की तरफ देख लगी। सुजन ने कहा मतलब क्या है तुम्हारा? सुजन ने कहा जब भी सान को इस तरीके से होता है तो मैं सान का हाथ पकड़कर पूरी रात उससे बातें करती हूँ। ईसा उसके बगल में सोता है एंड हम सिर्फ सान को ही बिलीव कराते हैं कि सब कुछ ठीक है। और अब तुम यहाँ हो। ठीक है तो सुजन थोड़ा लड़खड़ा रही थी। ईवो ने कहा कि ये पहले भी होता है? सुजन ने कहा देखो बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता है। ठीक है तो सुजन ने अपने आंसू को पोंछा, फिर ईवो की तरफ देखते हुए कहा थोड़ा सा पेशेंस से काम लो प्लीज़, थोड़ा सा पेशेंस से काम लो, वो तुम्हें खुद बताएगा, बिलीव मी वो तुम्हें खुद बताएगा। हाँ ये तो उसने ईवो के कंधों पर हाथ रखा। ईवो ने सिर्फ सुजन की तरफ देखते हुए कहा
मैं वेट करूँगा। एंड डोंट वरी, अगर सान को सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें वार्मथ चाहिए, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर से कोई नहीं दे सकता। आप जा सकती हैं, मैं ख्याल रख लूँगा। सुजन ने कहा। सान ने इस वक्त मेडिसिन ली हुई है, वो रात में कुछ उलझुल बातें भी कर सकता है, वो हाथ पाँव फेंक सकता है, नाइटमेयर्स उसको बहुत आते हैं। एंड ईज़ा का ख्याल रख सकते हो या मैं ईज़ा को अपने साथ? पर ईज़ा ने तुरंत कहा, मैं डैड को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं डैड को कहीं छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये कहते हुए वो सान के बगल में लेट गया था और सान को अपने छोटे छोटे हाथों से बस केच कर लिया था। मैं इबो ने सुजन की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, ये मेरी फैमिली है और मुझे इसे कैसे संभालना है और कैसे प्रोटेक्ट करना है मैं ये जानता हूँ। आप जा सकती हैं, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। सुजन ने कहा, तुम्हारी फैमिली? इबो ने कहा, मेरी फैमिली। ये कहते हुए उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन नजर आ रहा था और सुजन के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसने इबो के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, शायद इस वक्त तुम्हारी ही ज़रूरत है, तुम्हारी, बस अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए उसने इबो को एक लुक दिया, सान को एक लुक दिया और फिर इबो की तरफ देखते हुए कहा, उसे डिस्टर्ब मत करना, उसने दवा खा रखी है, तुम्हें और कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब दवा का ही साइड इफेक्ट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इबो ने कहा, क्या तुम मुझे बताओ कि किस चीज़ की दवा है? सुजन ने कहा, काश मैं तुम्हें बता सकती, पर शायद ये मेरी चीज़ नहीं है, आई एम सॉरी। इबो ने कहा, ओके डोंट वरी, तुम जाओ, मैं ख्याल रखूँगा, एंड थैंक्स तुम इतनी रात को आई। सुजन ने कहा, इट्स माई प्लेजर, मिलती हूँ सुबह। ठीक है, तो वे सुजन पर लास्ट लुक सान को देकर बस रूम से निकल गई थी। इबो और सान और ईज़ा को वहीं छोड़कर जैसे ही सुजन चली गई, इबो ने ईज़ा की तरफ देखा, फिर सान की तरफ, फिर वहीं बैठ के एक किनारे बैठ गया। उसने सान के माथे पर से बालों को हटाया, सान के सर पर वो पट्टी रखने लगा, पर सान अभी भी कांप रहा था। इबो ने कहा, सान का। ठीक है, तो वो सान को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर सान वो बस अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में था, वो बड़बड़ा रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। इबो को वर्ड साफ तो समझ नहीं आ रहे थे, पर सान इस वक्त कुछ डिस्टर्ब स्टेट में लग रहा था। वहीं ईज़ा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ अंकल, डैड ठीक हो जाएंगे ना, है ना, हमेशा की तरह ठीक हो जाएंगे ना? इबो ने कहा, हे चैम्प, डैड को कुछ नहीं होगा, डैड इज अ स्ट्रॉन्ग गाय एंड यू डोंट हैव टू वरी, ओके? मैं हूँ ना, कम यार मेरे पास आओ। ठीक है, तो उसने ईज़ा को बुलाया, पर ईज़ा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं डैड को छोड़कर नहीं जाऊँगा, वो देखिए ना कितने डरे हुए लग रहे हैं। डैड हमेशा कहते हैं उन्हें ईज़ा की ज़रूरत है, उन्हें जब भी फीवर आता है ना तो उन्हें डर लगता है, बहुत डर, और हमेशा ईज़ा उन्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट करता है, आज भी ईज़ा उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। आप चिंता मत कीजिए अंकल, डैड ठीक हो जाएंगे, डैड ठीक हो जाएंगे, ही इज़ अ फाइटर। ठीक है, तो वे बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इबो की तरफ देखने लगा। वहीं इबो वो सिर्फ शांत था, यही कहो दर्द में था। लगभग आधे घंटे के बाद जान के उस मेडिसिन ने शायद अपना असर दिखाया था और जान अब कंप्लीट अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया था। वहीं इबो अब वो भी जान के फीवर को धीरे धीरे कम होता हुआ महसूस कर पा रहा था। हाँ, वो भी गुनगुना हो रहा था, पर अब फीवर पहले की तरह हाई नहीं था। वहीं ईज़ा वो भी बस जान के कंधे पर सर रखकर जान को देख रहा था, बाकी वो धीरे धीरे नींद में जा रहा था। इबो ने बोल को साइड में रखा, ईज़ा को अपनी तरफ गोद में उठाया, पर ईज़ा जाने के लिए तैयार नहीं था। इबो ने कहा, ईज़ा बेबी कम हियर। ठीक है, तो उसने पहले ईज़ा को गोद में उठा लिया था। ईज़ा ने कहा, बट डैड। इबो ने कहा, डैड को कुछ नहीं होगा, एंड अब बहुत रात हो चुकी है ना, तो हमें सोना होगा और डैड को भी नींद की जरूरत है, इसलिए ईज़ा को भी। ठीक है, तो उसने ईज़ा की नोज़ पर टैप किया। इबो ने कहा, ओके तो हम सो जाएं। ईज़ा ने कहा, तो मैं डैड के पास सोऊंगा। इबो ने कहा, नहीं, डैड के पास मैं सोऊंगा। ईज़ा ने कहा, क्या? इबो ने कहा, आई मीन तुम मेरे पास सोओगे, मैं डैड के पास सोऊंगा और मैं तुम दोनों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूंगा। डैड को भी किसी बड़े जने की केयर की ज़रूरत है ना, तो अंकल डैड की केयर करेंगे, प्लीज़ बिलीव करते हो मेरे ऊपर। ईज़ा ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ इबो को देख रहा था। इबो ने कहा, कम हियर। ठीक है, तो उसने ईज़ा को फाइनली हक किया। वो बेड पर सान के बगल में लेटा, ईज़ा को अपनी चेस्ट के ऊपर लेटाया और अपने एक हाथ से उसने सान को अपनी तरफ खींच लिया था और सान को बस हक कर लिया। और वहीं उसने सॉफ्टली ईज़ा के बालों पर किस करते हुए कहा, अब हम सोते हैं, ठीक है, डैड को कुछ नहीं होगा, एंड कम ऑन अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, तो उसने ईज़ा के ऊपर भी अपना हाथ रख लिया था और वो धीमे धीमे उसके बालों को सहलाने लगा। ईज़ा ने भी सिर्फ अपना एक हाथ सान की चेस्ट के ऊपर रखा और वो बस सान को देखने लगा, और सान को देखते देखते कब उसकी आंखें भारी हो गई और वो कब सो गया ये उसे महसूस नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ इबो फाइनली जब उसे महसूस हुआ कि ईज़ा सो चुका है, तो उसने ईज़ा को धीमे से अपनी चेस्ट से थोड़ा सा नीचे उतारा और उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसने सान की तरफ देखा, सान अब गहरी नींद में जा चुका था। वो फिर भी सान के चेहरे के ऊपर वो सब कुछ देख सकता है, वो पेल फेस, वो ड्राई लिप्स, सान की आंखों के नीचे वो ब्लैक सर्कल्स, और साथ ही साथ सान के वो आंसू जो आंखों से बह रहे हैं। इबो ने सान के आंसू को पूछा, उसके फॉरहेड पर सॉफ्टली किस किया और फिर अपने मन में कहा, कब खत्म होगा ये सब कुछ? हर रोज़ ये दिखावा करना कि सब ठीक है, पर कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या कभी सब कुछ ठीक हो पाएगा? मुझे ज़रूरत है आपकी। क्या कभी आप लौटोगे? क्या कभी आप कहोगे कि आपको मेरी ज़रूरत है? हाँ, मैं ऐसे ही इंतज़ार करता रहूँ, पर कब तक इंतज़ार करूँ? आखिर कब तक?
ये कहते हुए वो बस जान को देखने लगा। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और इबो एक पल के लिए भी अपने पलकों को नहीं झपकाता। वो पूरी रात से लेकर सुबह के 8 बजे तक इंसान को ऐसे ही देखता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ वो एक हाथ से ईजा के बालों को भी सहलाता रहता है क्योंकि ईजा बीच बीच में उठ रहा था। एंड एट लास्ट जैसे ही 8 बज जाते हैं उसे नीचे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि वो नीचे जाकर देखे। वो एक्सॉस्ट महसूस कर रहा था और कहीं ना कहीं उसे पता था कि नीचे सुजन ही होगी। एंड उसका गैस बिल्कुल ठीक था क्योंकि अगले ही कुछ सेकंड्स में वहाँ सुजन आ गई थी। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी एंड साथ ही उसके फेस पर हल्की सी स्माइल। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? इबो ने बेड पर खड़ा होते हुए खुद के कपड़ों को ठीक किया, बस सुजन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं तुमने मतलब आपने डिस्टर्ब नहीं किया, आप यहीं रुकिए। क्या तो इबो उस पूरे बेड में से निकलने की कोशिश कर रहा था पर ईजा और जान दोनों ने इबो का इतनी टाइटली हाथ होल्ड कर रखा था कि उसका वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। सुजन ने मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक ये दोनों तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और शायद इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। इबो ने सिर्फ सुजन की तरफ देखा, उसने कुछ भी नहीं कहा, ना ही उसने अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन लेकर आया। सुजन ने थोड़ा सा अटकते हुए कहा, ओके ठीक है, मैं ये ब्रेकफास्ट यहाँ साइड में रख देती हूँ एंड ईजा को उठा देती हूँ। इबो ने कहा, नो। सुजन ने कहा, मैं उसे जानबूझकर नहीं उठा रही हूँ, लेकिन उसे नहाना होगा ना एंड तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ईजा या तो जान के साथ नहाता है या फिर मेरे साथ, अभी वो छोटा है ना तो बाथरूम हैंडल नहीं कर पाएगा, तो मैं उसे ले जाती हूँ, डोंट वरी, मैं उसे तुम्हारे पास वापस ले आऊँगी। इबो ने कहा, पर सुजन ने कहा, बिलीव मी, मैं ले आऊँगी और ये मैं रोज़ करती हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, तो प्लीज़ पेशेंट, ओके। ये कहते हुए सुजन ने फाइनली ईजा को अपनी गोद में उठा लिया था। वो सो रहा था और इबो को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब सुजन ने ईजा को अपनी गोद में लिया तो एट लास्ट ईजा ने इबो का हाथ छोड़ ही दिया और वो सुजन की चेस्ट से लिपट गया। जैसे वो इस वार्मथ को पहचानता हूँ, इबो ने भी इस सीन को देखा और उसके मन में एक अजीब सा खट्टापन का एहसास होता है, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। सुजन ने कहा, ये ब्रेकफास्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। इबो ने कहा, और जान का? सुजन ने कहा, आई डोंट थिंक कि वो अभी उठेगा, मुझे नहीं लगता वो 2 या 3 बजे तक पहले उठेगा, तो तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फ्रेश हो जाओ और फिर तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, जान तो नींद में ही रहेगा। इबो ने कहा, क्या अब? सुजन ने कहा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, हाँ इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, ओके। ठीक है, तो वो ईजा को लेकर वहाँ से बस निकल गई। वो इतनी इबो की पियर्सिंग गेज को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती थी और ना ही इबो के सवालों को। आखिर कहाँ तक इन सवालों से बचे? अब इबो के सवाल पैने हो रहे हैं और वो चुप्पी भी जो इबो उस कमरे में बिखेर कर बैठा हुआ है। खैर, सुजन तो वहाँ से निकल गई थी पर इबो अभी वहाँ बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहता है। वो बाहर बस अनंत की तरफ देखता रहता है एंड एट लास्ट वो उस बेड में से उठता है। जान अभी भी उसकी शर्ट का एक कोना पकड़ा हुआ था। इबो ने जान के हाथों को देखा और एक एक कर उसकी उंगलियों को खोलकर अपनी शर्ट को बाहर निकाल लिया। उसके बाद वो बेड से उठता है, जान को अच्छे से कवर करता है और बस खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ से वो पूरे शहर को देख सकता था। नहीं, पूरे शहर को तो नहीं, लेकिन हाँ जान के शहर को देख सकता था। जहाँ तक जान की निगाहें जाती हैं वो भी यहाँ खड़े होकर देख रहा था। बहुत देर तक वो वहाँ ऐसे ही खड़ा रहता है। उसके बाद वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है और फिर वापस आकर एक चेयर पर बैठ जाता है जहाँ से वो जान को फिर से देख सकता था। उस बेड पर जान वहाँ बहुत पेल लग रहा था, लीन लग रहा था, उसका वेट और ज़्यादा कम लग रहा था इबो को। जान की हालत को देखकर कोई भी कह सकता है कि ही वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट एंड इबो भी ये जानता था। इसीलिए वो अपनी नम आंखों से जान को ऐसे ही देखता रहता है। घंटे बीतते हैं, देखते देखते और ज़्यादा घंटे बीत जाते हैं एंड फाइनली इबो को जान के फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस नजर आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि जान अपनी नींद में डिस्टर्ब हो रहा हो। इबो ने अपने आप को खड़ा किया, वो जान के बगल में जाकर बैठता है और जान के चेहरे को और ज़्यादा बारीकी से देखने लगता है। जान की आंखें बार बार इधर से उधर हो रही थी, उसके लिप्स कुछ बड़बड़ा रहे थे। इबो सुन तो नहीं सकता था पर उसने अपने आप को झुकाया और जान के पास लेकर गया और वो सुनने की कोशिश करने लगा कि एग्जैक्टली जान क्या कह रहा है, पर उसे सिर्फ धुंधल से शब्द सुनाई दे रहे थे। जान ने कहा, इबो प्लीज I have to back. My love, he's waiting for me. ये कहते हुए जान की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। इबो जान की आंखों में से उन आंसुओं को पोंछता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। उसके बाद वो जान के बगल में ही लेट जाता है, जान को अपनी चेस्ट के करीब रखते हुए। उसने जान के बालों को सहलाते हुए कहा, जान का अब तो उठ जाइए ना, बहुत देर हो चुकी है, घड़ी में 1 बज रहा है, उठ जाइए प्लीज़ प्लीज़। पर जान तो नहीं उठ रहा था, बट उसके उलट उसने इबो की शर्ट को और तेज़ी के साथ पकड़ा और अपने आप को इबो के चेस्ट पर लीन कर लिया, यही कहो कंप्लीटली बरी कर लिया। वो इबो के उस वार्मथ के अंदर से खोता जा रहा था और इबो ने भी जान को बहुत टाइटली हक कर लिया। वो दोनों बिल्कुल किसी एक सोल की तरह लग रहे थे, 2 बॉडीज बट इतनी ज़्यादा टेंगल्ड कि पहचानना मुश्किल है में से किसी ने किसको ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा है। कुछ देर और गुजरती है, अब लगभग 1 घंटा गुजर गया था और जान धीरे धीरे जैसे होश में आ रहा था। वहीं इबो अभी भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। वो बस सीलिंग की तरफ देख रहा था, तभी उसे महसूस होता है
कि जान जान कुछ कह रहा है। ईबो ने अपनी नज़रों को नीचे झुकाया और जान ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया। दोनों की नज़रें मिलती हैं। जान की आइज़ थोड़ी ब्लरी थी और वही ईबो की आइज़ पियर्सिंग थी। ईबो ने कहा जान ने अपना हाथ ईबो के चेहरे पर रखा, जैसे कि वो बिलीव करना चाहता हो कि ईबो वहाँ रियल में है या पता नहीं क्या। जान किसी डेज में था। ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा जान का, पर जान ने तुरंत अपना हाथ ईबो के लिप्स पर रखा और कहा कुछ मत बोलो। पता है तुम जब भी बोलते हो ना गायब हो जाते हो, और मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ कर जाओ माय लव। देखा कि वो शॉक हो गया जान की ऐसी बातों को सुनकर। उसने जान के बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा बट मैं यहाँ हूँ। जान ने कहा सच में मैं अभी ये बिलीव करना चाहता हूँ कि तुम यहाँ हो माय लव, आई मिस यू सो मच। ईबो की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसे तुरंत उन्हें साफ करते हुए जान की आंखों में देखते हुए कहा आई मिस यू टू। ये कहते हुए उसने जान के फॉरहेड पर किस किया। जान ने कहा बहुत अच्छा लगता है जब भी तुम मुझे ऐसे मिस करते हो, मेरी तरफ देखते हो और मुझे किस करते हो। मुझे और किस करो, आई वॉन्ट मोर। ईबो ने कहा आप ग्रीडी हो रहे हैं। जान ने कहा आई वॉन्ट टू बिकम ग्रीडी, प्लीज प्लीज किस मी ईबो, आई वेट फॉर यू, आई स्टार्व फॉर यू प्लीज। ये कहते हुए जान डिमांड करने लगा और ईबो जान के पूरे फेस को अपने वेट किसेस से भरने लगा। वो जान के आंसुओं को लिटरली लिक कर रहा था और सक कर रहा था। जान ने कहा ईबो ने कहा मैं यहाँ हूँ। जान ने कहा तुम मुझे होल्ड करो, टाइटली होल्ड करो प्लीज़, मुझे जाने मत दो। ईबो ने जान को बहुत टाइटली होल्ड करते हुए कहा मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा जान का, नो नेवर। एक बार आप जा चुके हैं। जान ने कहा हाँ मैं चला गया था, आई एम सॉरी मैं जाना नहीं चाहता था, पर आई हैव नो फेस, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तुम्हें उस दलदल में घसीटना नहीं चाहता था जो। ईबो ने तुरंत जान के लिप्स पर सॉफ्टली पैक करते हुए कहा मत कुछ कहिए, आप उस बारे में बात मत कीजिए, आपको तकलीफ होती है मैं जानता हूँ, मत बात कीजिए उस बारे में। जान ने कहा पर मुझे तकलीफ हो रही है ईबो, बहुत तकलीफ होती है, रोज़ रात को तकलीफ होती है, मुझे हर वक्त वो आवाज़ें सुनाई देती है, मैं क्या करूँ। ईबो ने कहा कौन सी आवाज़ है। जान ने कहा वो आवाज़ है मुझे अभी भी सुनाई दे रही है ईबो, वो आवाज़ें बहुत तेज़ है, मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं लव, मैं क्या करूँ। आई वॉन्ट पीस, मैं शांति चाहता हूँ बट नहीं मिल रही है वो, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, क्या करूँ मैं। हाँ ठीक है। तो वे जान बस ईबो के चेस्ट पर सर रख कर रोने लगा। वही ईबो कम्प्लीटली स्टोन हो गया था, वो फ्रोज था। उसे जान के शब्द नहीं, उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे जान को काम करना था, इसीलिए वो जान के बालों को हल्के हल्के से अपने बालों से सहलाने लगा और जान की पीठ पर उसे सर्कल्स ड्रॉ करते हुए कहा कोई आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ मेरी आवाज़ है। जान का ध्यान से सुनिए, सिर्फ मैं हूँ यहाँ। ठीक है। तो वे जान के कानों में विस्पर करने लगा। जान ने कहा तुम हो। मैंने कहा मैं हूँ हमेशा, मुझे ढूंढिए जान का, मुझे ढूंढिए, मैं आपके अंदर हूँ और मेरे पास वापस आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ जान का, प्लीज़ आइए। जान ने तुरंत ईबो की शर्ट को और टाइटली ग्रैब करते हुए कहा मैं आ जाऊँ, मैं सच में आ जाऊँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। ईबो ने कहा मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जान ने कहा नहीं तुम छोड़ दोगे तो तुम मुझे छोड़ दोगे ईबो, अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे छोड़ दोगे, सब मुझे छोड़ देंगे, सबने मुझे छोड़ दी, तुम भी छोड़ दोगे मुझे ईबो, मैं नहीं आना चाहता। I don't want to come, I don't, please I want to go ईबो, बाय माय लव, हम फिर मिलेंगे ईबो, मुझे जाना होगा, मुझे ईसा के पास जाना होगा, आई हैव टू गो। ईबो ने तुरंत जान को झकझोरते हुए कहा जान का आप क्या बात कर रहे हैं, हम दोनों को ईसा के पास जाना है, आप अकेले, आप क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ हूँ। पर जान वो किसी और ही डेज में था, वो सपने में था, जैसे जहाँ वो ईबो को छोड़कर वापस उन अंधेरों में से बाहर निकलना चाहता था, होश में आना चाहता था, उसे ईसा के पास जाना था। ईसा की आवाज़ें उसे याद दिला रही थी कि उसे कहाँ जाना है, और वहीं ईबो लगातार चिल्ला रहा था। जान ने कहा मुझे जाने दो प्लीज़ ईबो, ईसा मुझे बुला रहा है, आई हैव टू गो, आई हैव। ईबो ने कहा जान का मैं भी बुला रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, हमें ईसा के पास जाना है, आप क्या बातें कर रहे हैं। जान ने कहा क्या। ईबो ने कहा मेरी तरफ देखिए। ये कहते हुए उसने जान के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा और उसकी आंखों पे देखने लगा। जान की आंखें हल्की हल्की धुंधली होकर जैसे साफ हो रही थी। ईबो ने कहा मेरी तरफ देखिए, क्या आप मुझे फील कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मैं हूँ यहाँ, मैं रियलिटी में हूँ जान का, मैं आपका सपना नहीं हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, आपको हुआ क्या है, क्या हो रहा है आपको। हाँ प्लीज़ मुझे मत डराइए प्लीज़। हाँ ये कहते हुए
इबो सान से बिल्कुल किसी बच्चे की तरह बात करने लगा क्योंकि सान की स्टेट बहुत वनरेबल थी। सान ने एक बार फिर से अपना हाथ इबो के चेहरे पर रखा और उसने लगभग अपनी अटकती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ हो? इबो ने कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ। मेरी तरफ देखिए सान का, पहचानिए। सान ने कहा, तुम रियलिटी हो ना? तुम रियल में हो ना इबो? इबो ने कहा, हाँ मैं रियल में हूँ सान का, कोई ड्रीम नहीं है, मैं यहाँ हूँ। मुझे होल्ड पास सान का, प्लीज़ मुझे भी आपकी वार्मथ चाहिए, मुझे भी पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ इसे कम कर दीजिए सान का। I'm tired in all these years. Please hold me. Please hold me जैसे आप मुझे पहले होल्ड करते थे. Please love, please मुझे होल्ड करो. Please, I beg you and I love you. Please, I love you my love. I love you so much. Please शाओसान, मेरे पास वापस आ जाओ. Please. ये कहते हुए इबो बस रोने लगा और सान ने एकदम से इबो को बहुत टाइटली हक कर लिया. वो हक इतना ज़्यादा टाइट था कि इबो को भी सान की ग्रिप लिटरली बहुत टाइट महसूस हो रही थी, पर उसने भी उस इंटेंसिटी के साथ सान को हक कर लिया. उसने सान के कानों में कहा, आई लव यू प्लीज़ कम बैक टू मी. सान का आई मिस यू प्लीज़. सान ने एकदम से इबो को खुद से अलग किया और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, आई ऑल्सो मिस यू माई लव, आई ऑल्सो मिस यू. चुप, कुछ नहीं हुआ है. हाँ रो मत, गाया ही है. डोंट स्कैर मी. हाँ मैं यहाँ हूँ. सान खुद डरा हुआ था लेकिन वो इबो के डर को शांत कर रहा था. वो इबो के आंसुओं को पोंछ रहा था और उसके पूरे चेहरे पर किसेस कर रहा था. वो उस इबो से बिल्कुल उतनी जेंटली और कामली बात कर रहा था जैसे अभी कुछ टाइम पहले इबो कर रहा था. जैसे कि दोनों का रोल एक पल में स्विच हो गया हो. वहीं इबो वो बस रो रहा था, बहुत ज़ोर से रो रहा था. सान ने कहा, हे क्यों रो रहे हो लिटिल वन, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं हूँ. इबो ने कहा, सच में आप हैं? हाँ. सान एकदम से रुक गया. वो इबो की आंखों में देखने लगा. इबो ने कहा, बताइए मुझे, कहिए मुझसे आई लव यू, सुनना चाहता हूँ. मैं थक गया हूँ सान का, मुझसे आई लव यू कहिए ना. सान ने कहा, इबो ने कहा, तो आप नहीं कहेंगे है ना? आप मुझसे प्यार नहीं करते ना आप, है ना? आप मेरे पास लौट कर नहीं आएंगे क्योंकि अब आपकी लाइफ में सिर्फ बस लगी. इबो कुछ भी कहता, एकदम से सान ने अपने लिप्स को इबो के लिप्स के ऊपर रख दिया और उसे लिटरली इबो को बहुत तेज़ी के साथ किस करना शुरू किया. वो एक हंग्री किस था, डेस्परेट किस था और इबो भी उस किस में बस खो गया था. वो दोनों सोल सकिंग किस करते हैं और तब तक किस करते हैं जब तक कि ब्रीथ आउट नहीं हो जाते. सान ने इबो के साथ अपना फॉरहेड कनेक्ट करते हुए कहा, आई लव यू ऑलवेज, हमेशा याद रखना. आई नो आई एम नॉट इन गुड स्टेट बट आई लव यू ऑलवेज. इबो ने कहा, आपको क्या हुआ है? हाँ आपको ये फीवर? पर सान ने तुरंत इबो को शांत करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम गुड एंड आई विल बी गुड. मैं ठीक हो जाऊंगा इबो, हमें ठीक होना होगा. तुमने मेरा वेट किया है ना, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ. जस्ट होल्ड मी एंड मुझे छोड़ना मत. मैं अगर जाना भी चाहूँ ना तो मुझे जाने मत देना प्लीज़. आई रिक्वेस्ट यू इबो, इट्स टू टफ फॉर मी प्लीज़. ये कहते हुए बस रोने लगा और इबो ने सिर्फ सान को हक कर लिया. उसे नहीं पता सान अभी अपने ठीक माइंड में है या नहीं, लेकिन कुछ भी है, सान की फॉर्म थी काफ़ी है इबो को इस वक्त काम करने के लिए, थोड़ा सा ठीक फील कराने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसके डेस्परेट हार्ट को थोड़ी सी हार्ट बीट देने के लिए. वो दोनों ऐसे ही बस एक दूसरे की एम्ब्रेस में रहते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे की हैवी ब्रीदिंग को बस महसूस करते हैं और एक दूसरे के हेयर्स को बस सहलाते रहते हैं.